हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास साइंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो सेकंड पार्ट है, इसमें भी मैंने आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आएंगे वो लिखे हैं। तो फर्स्ट है श्वसन और श्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि अंतर बताइए। पहला है श्वसन। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, यानी कि इकट्ठी हो जाती है। श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है और इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। जो भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है। जितने भी जीवधारी होते हैं सब में श्वसन की क्रिया होती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है श्वास। यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का जो है आदान प्रदान होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ये होता है उसके अंदर, क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं। मगर मनुष्यों में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। दूसरा, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, ऊर्जा उत्पादन नहीं होती इसमें। यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है और श्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है। ऊंचे जंतु जो होते हैं उन्हीं में ये क्रिया होती है। जंग लगना किसे कहते हैं? जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके आसपास नमी जल वाष्प से अभिक्रिया करके इसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। तो ये इसके लिए जो है मुख्य चीज़ें हैं नमी और जल वाष्प और एयर। ये अगर इसके संपर्क में कोई भी वस्तु आती है, बस लोहे की जो वस्तुएं आती हैं उन्हें जंग लगना कहते हैं। ठीक है, इसका जंग का रासायनिक सूत्र है FeSO4 और H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो? तो निर्यात में, यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि इसका फार्मूला है पानी का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। ये आपका होता है कि 1.33 इसका जो है वो रिजल्ट है पानी का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है रुधिर के कार्य लिखो। रुधिर यानी कि रक्त। तो रुधिर के मुख्य कार्य यह है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती हैं और ऑक्सीजन जो गैस, ये परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें ले जाता है। ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। तो जो भी बॉडी में होते हैं जीवाणु और हानिकारक पदार्थ होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाता है। ये भोजन को, जो पचा हुआ भोजन होता है, उसे वो रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में ले जाया जाता है। यह शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये स्थिर रखता है। यह शरीर की त्वचा की मरम्मत का कार्य करता है, रिपेयर करता है। बॉडी पार्ट्स जो भी त्वचा होती है हमारी, उसकी मरम्मत करता है। यह रक्त में थक्का जमाने में सहायक होता है। जो आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स होती है ब्लड के अंदर, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता होता है। थक्का जमाने का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो कहीं पर से अगर निकल रहा हो तो वहाँ पर एक मोटी सी लेयर अपने आप ही जम जाती है। यह शरीर के दाब को स्थिर रखता है। शरीर में जो दाब होता है उसको ये स्थिर रखता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब होता है कि वो दर्पण से टकराने के बाद वापस आ जाती हैं, के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है और यह वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर हम इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं।
किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें से ऊष्मा निकलती है हीट के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 + 2O2 गिव राइज टू CO2 + 2H2O, और इसमें से ऊष्मा पैदा होती है। एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि अभिक्रिया हम करवाते हैं और ऊष्मा देते हैं, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + H2O प्लस में ऊष्मा दी तो ये CO + H2 जो है वो उत्पन्न होता है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा दी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर एक आ जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर नहीं होती, इसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 यहाँ पर है, यहाँ पर केवल H है, यहाँ Cl2 है, यहाँ पर Cl एक ही है, तो ये क्या हुई, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है कि उत्तल लेंस बीच में से मोटा तथा किनारे से पतला होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस को अभिकारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। ये उत्तल लेंस के बारे में है। और अब हमारा आ जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में देखिए क्या होता है अवतल लेंस। ये आपका आ जाएगा कि अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। और अवतल लेंस जो कि देखिए, अवतल लेंस मैंने अभी आपको बताया था, अवतल लेंस इस तरह से होता है कि ये बीच में पतला होता है, इस तरह से होता है अवतल लेंस। और उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा इस तरह से होता है, इस टाइप से। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। तो देखो, उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में और अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में, और उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और इसका किनारे जो है वो पतले होते हैं, बीच में मोटा होता है। इसके जो होते हैं वो बीच में मोटा पतला होता है और किनारे जो है वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। देखिए, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। कि अपना जो भोजन खुद बनाता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसे लगी, ये सेकंड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट जल्दी ही मैं आपको जो है इस पर लोड कर दूंगा।